हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में पूछे गए टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2025 में है, 2025 में, या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की जिसमें जीके जीएस पूछी जाएगी, उन सब के लिए ये क्लास होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आरपीएफ एसआई 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने सबका सॉल्यूशन डाल दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है भाई। और इस क्लास का जो फॉर्मेट होगा भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सारी चीज़ें क्लास में ही पढ़ते हैं और क्लास में ही याद करेंगे, क्लास में ही रिवाइज करेंगे, जो कुछ करना है क्लास में ही करेंगे। इसके अलावा हमें पीवाईक्यू की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी, जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका सॉल्यूशन कराऊंगा। पीवाईक्यू की आपकी टेंशन जीरो है बिल्कुल, और इससे अच्छा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक बार, एक से दो बार क्लास को देख लेना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको एलिमिनेशन ट्रिक भी सिखा दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपके पास तो उसे कैसे आप ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मेन काम है हमारा पढ़ना। देखिए क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एसएससी में, आरपीएफ में, आरआरबी के जो एग्ज़ाम होते हैं, एनटीपीसी के, इनमें बस थोड़ा सा करंट अफेयर्स का ही थोड़ा रहता है। तो वो करंट अफेयर्स भी 2 साल के पूछ रहा है, पिछले 2 साल के। एसएससी में तो 2-3 साल के, और आरपीएफ में हाँ थोड़ा करंट अफेयर्स पूछ रहा है अभी के, रिसेंट के 1 साल के। तो आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स से भी अपडेट रहना है। बाकी मैं क्लासेस ले आऊँगा करंट अफेयर्स के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, Which of the following state governments has launched a scheme Ankur in May 2021 to promote the planting of trees in public, wherein people will be awarded for planting and taking care of the saplings? तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए मई 2021 में एक योजना अंकुर शुरू की है? ये योजना का नाम है, जिसमें लोगों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो कौन सी योजना है ये? तो अंकुर योजना है। और अंकुर योजना किसने चलाई है? तो ये चलाई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इससे पहले की शिफ्ट में, 2-3 शिफ्टों में मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो आपको थोड़ी सी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्कीम है, ट्रीज़ के जो प्लांटिंग है या सैम्पलिंग से रिलेटेड, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, देख लेना है। अगर कोई नई स्कीम आ रखी है 2 साल पुरानी, देखिए क्वेश्चन कब का, पेपर कब हुआ है ये? पेपर हुआ है 2024 में, और स्कीम कौन सी पूछी है? 2021 की। तो मतलब कि 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी जो स्कीम है वो पूछ रखी है। तो आपको ध्यान देना है थोड़ी, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्कीम्स हैं। ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। तो आपको दूसरे स्टेट्स की भी, नॉर्थ ईस्ट पे भी थोड़ा ध्यान दें। नॉर्थ ईस्ट में जो स्कीम्स हैं उन पे भी गवर्नमेंट जो एग्जामिनर है उसका थोड़ा फोकस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को किसकी दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? तो देखिए ये जो रूल है, ये मैक्सवेल का रूल है। तो ये करंट की जो डायरेक्शन है वो बताता है, जो राइट हैंड थंब रूल है। तो देखिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, इफ़ यू होल्ड अ करंट कैरिंग वायर in your right hand, your thumb pointing in the direction of the current, and then the direction of जो fingers curl indicates the direction of the magnetic field lines around the wire। तो मैं समझाता हूँ, अभी रुक जाओ। देखो मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का जो नियम है, यदि आप अपने करंट दाहिने हाथ में करंट ले जाने वाले तार को पकड़ते हैं, जिसमें आपका अंगूठा करंट की दिशा में इंगित करता है, तो आपकी उंगलियां जिस दिशा की में कर्ल करती हैं, तो वह तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को इंगित करता है। तो देखिए ऐसे हमारी उंगलियां होती हैं, है ना, और ये हमारा अंगूठा है। तो ऐसे होता है, जब ये उंगलियां ऐसे कर्ल होंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो करंट है वो ऊपर की तरफ अपवार्ड फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, और जब हमारी उंगलियां ऐसे 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 और अंगूठा रहेगा नीचे की तरफ, है ना, तो ये क्या है? तो ये है भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो जो हमारी कर्ल फिंगर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब ऐसे लगेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो, जब हाथ को आप उल्टा करेंगे सीधे हाथ को, है ना, एक तो है ऐसे खड़ा ऊपर की तरफ, अंगूठा ऊपर की तरफ, और जब दूसरा नीचे की तरफ करेंगे तो करंट की डायरेक्शन इसमें रहेगी डाउनवर्ड। और जो उंगलियां हैं हमारी कर्ल जो फिंगर हैं वो क्या करेंगी, तो वो दिखाएंगी दर्शाएंगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, और ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, इतना ध्यान रखना है आपको। और एक होता है फ्लेमिंग्स का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, उसमें क्या होता है, देखो ये अंगूठा हो गया, एक फिंगर ऐसे करती है और एक फिंगर ऐसे जाती है ना। ये वाला जो अंगूठा है ये तो क्या दर्शाता है, फोर्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये दर्शाता है, ये जो ये वाली उंगली है जो, ये करंट को। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स के दो रूल हैं, एक लेफ्ट हैंड है एक राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड में क्या है, लेफ्ट हैंड रूल है जो, वो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए है, इलेक्ट्रिक मोटर। और जो राइट हैंड रूल है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है दोनों के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, लेफ्ट हैंड जो फ्लेमिंग्स का रूल है, और ये जो पूछा है इन्होंने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पूछा है। तो मैक्सवेल का मैंने आपको बता दिया, दोनों कंडीशंस, करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा तो जो कर्ल हमारी जो उंगलियां कर्ल होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दर्शाएंगी। जब जो करंट डाउनवर्ड फ्लो कब करेगा, तो जब हमारी जो कर्ल फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएंगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो देखो हिंदी वालों को भी अच्छी तरह समझ आ रहा है, इतनी थोड़ी बहुत एक दो वर्ड जो वोकेबलरी के हैं वो भैया आपको आने भी चाहिए, इतना तभी एग्ज़ाम पास होगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वोकेबलरी नहीं है, तो आई थिंक इतना आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। तो मैच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। स्पोर्ट्समैन इन द लिस्ट वन एंड अवार्ड्स इन द लिस्ट टू, निम्नलिखित खिलाड़ियों की को सूची एक में और पुरस्कार दो में सुमेलित कीजिए। अब देखिए ऐसे आंसर्स को कैसे निकालते हैं, देखो हमें सिर्फ इसका पता है, बाई चांस इनमें से हमें तीनों में से तीन नहीं पता, चारों में से एक पता है, शिखर धवन का। तो शिखर धवन को जो मिला था वो मिला था अर्जुन अवार्ड 2021 में, है ना। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। देखो अब इसको निकालना कैसे, एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको। जो शिखर धवन है उसको मिला था अर्जुन अवार्ड 2021 में। तो अब देखना है जो डी है उसका थर्ड किस में है, तो डी का थर्ड इसमें है या डी का थर्ड किसी और में भी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो तीनों में से किसी में भी नहीं है डी का थर्ड, हमें एग्जैक्ट पता है इसका, शिखर धवन अर्जुन अवार्ड मिला था 2021 में। तो डी का थर्ड सिर्फ एक में ही है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। अब देखो अगर मान लो शिखर धवन भी नहीं पता, आपको पता है नीरज चोपड़ा, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं भाई, हमें मान लो शिखर धवन नहीं पता, कोई और पता है, तो मान लो हमें पता है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को क्या मिला था, तो 2021 में मिला था इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब देख लेते हैं हम सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ किस में है, सी का फोर्थ इसी में है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। सी का फोर्थ किसी और में नहीं है, इसमें है सी का फोर्थ नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही है, ए जो है आंसर है इसका ऑप्शन ए। और अगर दो ऑप्शनों में सेम रहते, दो ऑप्शनों में सेम रहता है, डी का थर्ड इसमें भी है डी का थर्ड इसमें भी है, तो हम दो ऑप्शनों में और जो है ना वो भी मिलान करके देखते, तो आंसर ऐसे निकल जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ना ऐसे ही सेट करता है क्वेश्चंस, थोड़ा जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें एलिमिनेट करने का चांस देता है स्टूडेंट को, अगर एक भी पता है तो। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे हम, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो CHSL जो मेंस हुआ है, CHSL का जो मेंस हुआ था ना इस बार 2024 में, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये वाले लिस्ट वन और लिस्ट टू वाले, और उनमें से 6-7 क्वेश्चन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अप्लाई करें अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो इन अवार्ड्स के बारे में। तो ये जो अवार्ड है, देखो ये दो अवार्ड हैं, एक तो है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो ये जो अवार्ड है ना ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का, और ये
सर्वोच्च खेल सम्मान है भारत का, 1991-92 में स्टार्ट हुआ था। तो 1991-92 में इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये था टोक्यो ओलंपिक के बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया था। ठीक है भाई। और इसमें क्या होता है देखिए, गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर 4 ईयर, ये कब दिया जाता है, इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चेक की जाती है 4 साल की, तो 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 2023 में किस किस को मिला है, तो ये चिराग शेट्टी और स्वास्तिक सिराज रैंकी रेड्डी को मिला है बैडमिंटन में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ये अभी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें पूछ सकते हैं ये चिराग शेट्टी और स्वास्तिक सिराज रैंकी रेड्डी को। अब ये जो दूसरा है ये है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड कब इंस्टीट्यूटेड हुए थे, तो ये हुए थे कब से स्टार्ट, 1961 से स्टार्ट हुए थे और स्थापित कब हुए थे, 1961 में। और अवार्ड फॉर द कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस ओवर 4 ईयर, तो 4 वर्षों में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। पिछले 4 साल का इसमें प्रदर्शन देखा जाता है खिलाड़ी का, तब दिए जाते हैं। और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, इसमें अच्छे प्रदर्शन के लिए, ये ध्यान रखनी है आपको ये चीज़ें, एग्ज़ाम में ऐसे ही कंफ्यूज कर देगा, कई बार पूछा हुआ है ऐसे भी। तो 2023 में किस किस को मिला है, तो अदिति गोपीचंद स्वामी को मिला है आर्चरी के लिए, मोहम्मद सामी को मिला था क्रिकेट में, और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग में। ठीक है, तो ये 2023 में मिले थे। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, इनको जो एडमिनिस्ट्रेट करती है एडमिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। और इन्हें जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रेसिडेंट देते हैं इस अवार्ड को। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड की कैटेगरी में आते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड एवरी ईयर दिए जाते हैं ये, तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इन दोनों का तो आपको मोस्ट ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है 2023 में किसको मिला है, और इसका ध्यान रखना है अर्जुन अवार्ड में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट पे ध्यान देना है आपको, बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने पूछा है कि किस आर्टिकल को नेशनल इमरजेंसी लगने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको बताना है, तो आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल लगने के बाद भी, नेशनल आपातकाल। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 20 एंड 21। अब देख लेते हैं इन आर्टिकल्स के बारे में। तो ये आर्टिकल जो 20 है वो क्या कह रहा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम आर्बिट्ररी एंड अनजस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 लोगों को मनमाने और अन्यायपूर्ण अभियोजन और सज़ा से बचाता है। ये वाला जो आर्टिकल है 20, नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, तो कोई पूर्वव्यापी सज़ा नहीं है। अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस व्हेन इट वाज कमिटेड। तो एक व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो अपराध के समय अपराध में नहीं था। मतलब ये कह रहा है कि नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट में क्या है कि जब कोई व्यक्ति ने ऐसा कोई काम कर दिया, ऑफेंस कर दिया, और उस टाइम पे वो ऑफेंस नहीं था जब किया, उसके बाद में ऑफेंस बना, तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नो डबल जियोपार्डी, अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। कोई दोहरा खतरा नहीं, इसमें क्या है, एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब एक अपराध किया है उसने, तो सेम जो ऑफेंस किया है उसके लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, सिर्फ 1 बार ही मिलेगी। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अ पर्सन कैन नॉट बी फोर्स टू बी अ विटनेस अगेंस्ट देमसेल्फ। तो आत्म दोषारोपण से सुरक्षा, एक व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इतना आपको ध्यान रखना है। इस आर्टिकल में बोला गया है, दिस प्रोटेक्शन अप्लाइज टू द इन्वेस्टिगेशन स्टेज एंड
नॉट जस्ट द ट्रायल। तो यह सुरक्षा जांच चरण पर लागू होती है, ना कि केवल परीक्षण पर। तो आर्टिकल 20 में ये सब दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा एक बार नज़र से निकाल लें, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे ये चीज़ें याद रख लें। ये पूछता डायरेक्टली ये और ये, मतलब ऐसे नहीं पूछेगा आपसे पूरा सेंटेंस। नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, नो डबल जियो पार्टी किस आर्टिकल में, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी ये याद रख सकते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है पीपल फ्रॉम आर्बिट्ररी एंड अनजस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट से। तो आर्टिकल 20 और 21 राइट टू लाइफ, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, तो आर्टिकल 17 और 15 और राइट्स अगेंस्ट, देखिए आर्टिकल 70 है राइट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन फ्रॉम दी अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15 देखिए ये रिलेटेड है डिस्क्रिमिनेशन से, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता किसी पर्सन के साथ। ठीक है, जैसे पब्लिक जो बाथ्स हो गए, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन के साथ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्या कहता है, तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आपको ध्यान रखना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 30 क्या कहता है, तो आर्टिकल जो 14 राइट टू इक्वलिटी, 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और राइट टू लाइफ 20 मैंने ये बता दिया आपको। 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और आर्टिकल 17 राइट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 30 क्या कहता है, ये माइनॉरिटी के राइट हैं। माइनॉरिटी को देखिए राइट है टू एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ऑफ देयर चॉइस। तो आर्टिकल 30 क्या कह रहा है, माइनॉरिटी को राइट्स हैं, वो एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, उनके चॉइस के अनुसार। तो आर्टिकल 32 क्या है, तो आर्टिकल 32 में देखिए रेमेडीज़ हैं। इसमें अगर एग्रीव्ड पर्सन है, किसी पर्सन के, ये पर्सन है, इसके अगर फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है, राइट टू रेमेडी। तो अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। तो रिवराइन आइलैंड के बारे में पूछा है वर्ल्ड का, तो यह है मजूली आइलैंड। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो मजूली आइलैंड किस रिवर पे है, तो मजूली जो आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। ठीक है, मजूली भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है। यह जोरहाट जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। तो मजूली रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर पर है असम में इन इंडिया, और इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। मजोली इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड। मजूली दुनिया का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, ये ध्यान रखना है आपको। द आइलैंड वाज फॉर्म ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन एंड एरिया ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों की दिशा और क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इस द्वीप का गठन हुआ है, ये द्वीप बना है, इतना आपको ध्यान रखना है। वैसे इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस इतना ही पूछेगा, मजूली आइलैंड किस रिवर पर है। इसमें तो आपसे पूछ लिया कि बस लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड। दूसरे क्वेश्चंस में आप आगे वाले जो एग्ज़ाम है उनमें पूछ सकता है कि रिवराइन जो आइलैंड है मजूली वो किस पर है, किस नदी पर है, या पूछ लेगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर कौन सा आइलैंड है रिवराइन आइलैंड। तो नाम ध्यान रखना है आपको, मजूली, ब्रह्मपुत्र और आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर
फॉट, तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अ कंबाइंड फोर्स ऑफ इंडियन रूलर्स, तो ये जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और किसके बीच हुआ था? इंडियन रूलर्स के बीच। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1764 से 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच 1764 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे जो है लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो, नाम ध्यान रखना है आपको। और इंडियन जो रूलर्स थे उनमें थे मीर कासिम जो कि नवाब थे बंगाल के, और सुजाउद्दौला जो नवाब थे अवध के, और उसके बाद शाह आलम सेकंड जो मुग़ल एम्पायर थे। तो तीन थे, मीर कासिम और एक थे सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम सेकंड जो मुग़ल एम्पायर थे। तो इनका और भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो ये बक्सर बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी। तो हेक्टर मुनरो का नाम ध्यान रखना है आपको, और इन जो रूलर्स हैं इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार रूलर्स के नाम भी पूछ लेता है। ठीक है भाई, और आपको सन याद रखना है, ईयर 1764 में। अब इसी तरह एक आपसे पूछ लेगा, बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहा था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है भाई, तो ये हुआ कब था? और जो इंडिया की तरफ से लड़ रहा था वो था नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। और ये हुआ कब था? तो ये था 1757 में 23 जून को। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बैटल ऑफ बक्सर की और बैटल ऑफ पलासी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। वट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? तो भारत में दूसरी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, उसका जो उद्देश्य क्या था? प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी, जो इंडिया फूड सिक्योरिटी थी उसे इम्प्रूव करना, बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका मकसद था जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन था। तो देखिए इसमें क्या है, एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन वेस्टर्न स्टेट्स, तो नहीं, पूरे ओवरऑल इंडिया में था होलिस्टिकली। तो प्रमोटिंग कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं, तो फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये तो था ही, लेकिन इसके अलावा और भी तो था ना भाई। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा इंक्रीज़ करना था प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर का, और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना था। तो फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ये स्टार्ट कब हुआ था जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन था? ये मिड 1970 से लेके और मिड 1980 तक रहा था ये। और इसमें देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया था, फर्टिलाइज़र्स का यूज किया गया था, इंक्रीज किए गए थे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स का, और जो जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनका भी काफ़ी यूज़ किया गया था, इंक्रीज मैकेनाइजेशन भी किया गया था। जिससे कि जो हमारा ओवरऑल तो यही था कि प्रोडक्शन करना है एग्रीकल्चर में, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो भाई इन्हीं चीज़ों से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया, फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का और मैकेनाइजेशन का, तभी तो ये हुआ। फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। हु अमोंग द फॉलोइंग, और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसके जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन इंडिया में जो फादर थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर एम.एस. स्वामीनाथन। और जो वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन था इंडिया में 1966-67 के आसपास। ठीक है, और इसमें क्या था, हाई यील्डिंग इंट्रोडक्शन किए गए थे, हाई इंट्रोडक्शन किए गए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़
इरिगेशन को इंक्रीज किया गया था। और देखिए ये था प्रोडक्शन इन जो फूड ग्रेन्स थे, फूड ग्रेन्स में प्रोडक्शन को बढ़ाना था इसका मेन उद्देश्य। और ये हुआ कहाँ था, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये देखिए स्टार्ट हुआ था यहाँ पे हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि यहाँ पे जो फर्टाइल लैंड थी काफ़ी और जो फार्मर्स थे वो भी काफ़ी प्रॉस्पेरस थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, जो हमारी प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। सेल्फ सफिशिएंट बन रहे थे हम धीरे धीरे फूड प्रोडक्शन में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ द संगीता कलानिधि अवॉर्डेड बाय द म्यूजिक अकेडमी इन 1947। तो निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा सम्मानित संगीत कलानिधि के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे? तो किसे मिला था ये? तो ये मिला था सेमागुंदी रामकृष्ण श्रीनिवास अय्यर को मिला था ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में, एसएससी के में भी और जो आरआरबी के एग्ज़ाम होंगे एनटीपीसी के उनमें भी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। देखो भीमसेन जोशी जी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कैफी पिछले शिफ्टों में पूछ रखा है भीमसेन जोशी जी के बारे में। तो भीमसेन जोशी देखिए बिलोंग टू द किराना घराना, ये पूछा हुआ है किस घराना से एसोसिएटेड हैं ये, तो ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो इतना ध्यान रखना है, पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड वर फाउंड टू बी द सेम। तो न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और के गुण समान पाए गए। तो न्यूलैंड की जो ऑक्टेव थी उसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज करना था, उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो देखिए जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें उन्होंने अरेंज किया कैसे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें अरेंज किया। तो उनकी जो पीरियोडिक टेबल है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगे, उस तरह से अरेंज किया उन्होंने, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीज किया। तो जो लिथियम है और जो सोडियम है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होंगी। तो इन्होंने जो न्यूलैंड्स की ऑक्टेव है इनका जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था वो इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट, इतना ध्यान रखना है। 1864 के अराउंड और 62 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ब्रिटिश केमिस्ट थे ये, ब्रिटिश केमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो निम्नलिखित में से फिशर्स का विनिमय समीकरण क्या है? तो फिशर्स इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो ये है MV इक्वल टू PT। MV इक्वल टू PT क्या है? इरविंग फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। MV इक्वल टू PT, M क्या है? मनी सप्लाई है, V वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है, P प्राइस लेवल है और T नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग मनी पेमेंट। तो वैल्यू ऑफ मनी है इसमें, जो मनी है उसको कमोडिटी की तरह दिखाया गया है। तो इसमें डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, ऐसे मनी को जैसे कमोडिटी होती है ऐसे बताया गया है। तो इसमें वैल्यू ऑफ मनी दिखाया गया है। तो इसमें मनी सप्लाई, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, प्राइस लेवल और टी है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग मनी पेमेंट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखें, और ये इक्वेशन किसने दी है ये भी ध्यान रखें, फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Which web portal was launched by the Department of Telecommunications for sharing information on mobile towers and EMF emission compliance? तो दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल टावरों और EMF उत्सर्जन अनुपालन के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था?
तो वेब पोर्टल के बारे में पूछ रहा है ये, कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ऑप्शंस में नहीं पता है कौन सा है। तो देखिए इसमें तरंग संचार कैसा लग रहा है, देखो टेलीकम्युनिकेशन, वेव्स, वेव्स है ना। तो वेव से आप निकाल सकते हैं तरंग संचार। बाकी ई अमृत, नमस्ते ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो अगर हमें तुक्का ही लगाना है तो तरंग पे जा सकते हैं हम, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन किस पे बेस्ड है, देखो वेव्स, वेव्स पे है ना, वेव्स ही तो चलती हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं, ऐसी तरंग संचार ही हो सकता है इसका जो है। तो नमस्ते, ई अमृत और पीएम दक्ष ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुक्का की बात करूँ, अगर आपको नहीं पता तो इसका जो आंसर है वो है सी, तरंग संचार। इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद तो होंगी नहीं एग्जाम में, तो आपको कुछ तो ऐसे दिमाग लगाना भी पड़ेगा, है ना। ये हमारी इंट्यूशन है। आपको वर्ड एसोसिएशन भी करना है ऑप्शन को देख के, क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है जो वर्ड से एसोसिएट कर रहा है। हाँ, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स, चलो इसका हो सकता है ये तरंग संचार। नमस्ते ऐसा तो लग भी नहीं रहा, उससे ई अमृत एंड पीएम दक्ष नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following act passed under Warren Hastings was also called half-life system? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के तहत पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को अर्ध पाव प्रणाली भी कहा जाता है? तो किस एक्ट में आया था ये? तो ये आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 समटाइम्स डिस्क्राइब एज दी हाफ लॉफ सिस्टम एज इट सॉट टू मीडिएट बिटवीन पार्लियामेंट एंड द कंपनी डायरेक्शंस। तो ये मीडिएट करता था, जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, और कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनके बीच में मीडिएट करता था ये, और इसे कहा जाता था हाफ लॉ सिस्टम कभी कभी। तो एनहांस द पार्लियामेंट्स कंट्रोल बाय एस्टेब्लिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को एस्टेब्लिश किया गया था, हुज मेंबर्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कैबिनेट्स। तो जो ये जो बोर्ड ऑफ ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है ना, इसमें जो मेंबर्स थे इन्हें सेलेक्ट किया गया था ब्रिटिश कैबिनेट से। ठीक है, तो इनका काम क्या था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का? तो पॉलिटिकल, ठीक है, फंक्शंस देखते थे ये कंपनी के, और एक थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनका काम था कॉमर्शियल फंक्शंस को देखना कंपनी के। ठीक है, और 1858 के एक्ट में ये दोनों ड्यूअल गवर्नमेंट थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बने थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों को अबोलिश कर दिया था। ठीक है, इसमें 1858 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों को अबोलिश कर दिया था इस वाले एक्ट में। और इस वाले एक्ट में ही आई थी वायसराय की, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके यहाँ पे वायसराय कर दिया गया था, वायसराय। और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है एग्ज़ाम में, याद रखना है। और देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में 1773-74 में। और जो 1813 का जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, इसमें देखिए क्या था, कंपनी का जो रूल है, वो मोनोपोली है, वो ख़त्म कर दी गई थी, बस एक्सटेंड कर दी थी 20 ईयर्स के लिए। और मोनोपोली थी जो मोस्टली ख़त्म थी, बस टी और ट्रेड विद चाइना, टी को छोड़कर और चाइना के साथ ट्रेड को छोड़कर बाकी सब चीज़ों में मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया था उसका जो टेन्योर है कंपनी का इस वाले एक्ट में 1813 में। और मिशनरीज एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे इंडिया में, अलाउ कर दिया था मिशनरीज़ को, और 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन पर खर्च करने के लिए अलाउ किया गया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और एक जो पोजीशन आई थी 1833 का जो एक्ट आया था, उसमें देखिए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो इस वाले एक्ट में 1858 का जो एक्ट था, इसमें जो कंपनी की जो जो पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई थी, ब्रिटिश क्राउन की पास चली गई थी जो पावर्स थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड
that the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? तो ये जो है कोटेज इंडस्ट्री किस आर्टिकल में है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये है आर्टिकल 43 में। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब दूसरे आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 49 क्या है? इसमें है द इंडिया इज़ अबाउट द स्टेट्स ऑब्लिगेशन। जो आर्टिकल 49 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें कह रहा है कि स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो स्टेट बाध्य है प्रोटेक्ट करने के लिए जो मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी नेशनल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, स्टेट प्रोटेक्ट करेगा उन्हें, मॉन्यूमेंट्स को, प्लेसेस को, ऑब्जेक्ट्स को जिनकी नेशनल इम्पोर्टेंस है। 49 में है ये आर्टिकल। और आर्टिकल 42 में देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट मस्ट एंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ। तो ये आर्टिकल 42 में है। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बस आपको वर्ड एसोसिएशन से याद रखना है कि 49 में प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय स्टेट, और 42 जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ, और 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये सारे हैं डीपीएसपी के अंडर, ठीक है। और डीपीएसपी किस में है? तो ये है पार्ट 4 में। पार्ट 4 कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है? तो आर्टिकल ये है 36 से लेके और 51 तक। इसके बाद जो आ जाता है पार्ट 4A, उसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हैं 51A आर्टिकल में। ठीक है भाई। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, और ये आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी में भी राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है राज्य में? तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है, जो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट रूल जो लगता है स्टेट में वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, बस इतना पूछ रहा है आपसे। तो ये किस में आता है? तो आर्टिकल 356 के अंडर आता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है इस आर्टिकल के अंडर, 356 के अंडर। ये है जो 352 है, ये है नेशनल इमरजेंसी, और 360 ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं ये आते हैं आर्टिकल 352 से लेके और 360 तक। और ये किस पार्ट में है? तो ये है पार्ट 18 में। पार्ट 18 के अंडर आते हैं ये इमरजेंसी के प्रोविजंस। तो ये है 352 नेशनल इमरजेंसी है, और ये है स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविज़न है। तो आपको थोड़ा सा पार्ट और कौन कौन से आर्टिकल किस इमरजेंसी में आते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन 1539 1539 द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड, दूसरे रूलर का नाम पूछ रहा है, किस किस के बीच में लड़ी गई। तो 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच में लड़ी गई? तो ये लड़ी गई थी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में। डेट याद रखनी है आपको, डेट भी पूछी जा चुकी है। बैटल ऑफ चौसा फॉट इन विच ईयर? तो 1539 में, और हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। तो इब्राहिम लोदी जो लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, सल्तनत। और इसकी जो युद्ध हुआ था जो इसका, तो ये हुआ था पानीपत का युद्ध, और बाबर के साथ हुआ था, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी ये बाबर के साथ इब्राहिम लोदी की। और इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का लास्ट जो रूलर था दिल्ली सल्तनत का, और बाबर पहला जो रूलर था किसका? मुग़ल एम्पायर का।
एम्पायर का। ठीक है, क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। देखो, मुग़ल एम्पायर में बादशाह से आप याद रख सकते हैं, PHA, बादशाह। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और जो डायनेस्टीज़ हैं, देखो जो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़ हैं उनमें देखो, पहली जो आई थी मामलुक डायनेस्टी, मामलुक स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, फिर आई थी दूसरी, कौन सी आई थी, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये क्रोनोलॉजी में। फिर आई थी तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। और फिर आई थी सैयद डायनेस्टी। फिर आई थी कौन सी, लोधी डायनेस्टी। तो डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत के अंडर डायनेस्टीज़ हैं। और ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है बादशाह से, ये ट्रिक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 1707 में ये था, इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये 1526 में स्टार्ट हुआ था मुग़ल एम्पायर का, जब इसका बाबर का युद्ध हुआ था किसके साथ, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। ध्यान रखना है आपको ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में एशियाई खेलों की मेज़बानी की। भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में एशियाई खेलों की मेज़बानी की। तो भारत ने कब की थी, तो 1951 और 1982 में। पहली बार जो फर्स्ट एडिशन था इसका दिल्ली में ही हुआ था, इंडिया में, 1951 में। फिर उसके बाद 1982 में इंडिया ने होस्ट किया। तो एशियन गेम्स 4 साल बाद में होते हैं। अभी जो 19th एडिशन हुआ था ये हुआ था चाइना में, चाइना के हुआंगझोउ में, हुआंगझोउ। और अभी जो 20th एडिशन होगा ये होगा आपका जापान में, आईची नगोया में, नगोया। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लें भाई क्या है इसकी, जापान में। कंट्री आपको याद रखनी है। जो 20th एडिशन होगा 2026 में, ये हुआ था 2022 में जो 19th एडिशन है इसका। और जो पहला एडिशन हुआ था 1951 में हुआ था, और दिल्ली में हुआ था, इंडिया में। ठीक है, इंडिया ने 2 बार होस्ट किया है, 1951 और 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 17। A dense mass of water drops on smoke or dust particles in the lower atmosphere layers is referred to as। वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर पानी की बूंदों का घना द्रव्यमान किसे कहा जाता है। तो स्मोक की कंडीशन बता रहा है ये, स्मोक। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मिस्ट देख लेते हैं। देखो, mist is a phenomena caused by small droplets of water suspended in cold air, usually by condensation. Mist contains more moisture than fog। तो धुंध एक घटना है जो कि ठंडी हवा में निलंबित पानी की छोटी बूंदों के कारण होती है, आमतौर पर संक्षेपण द्वारा। और धुंध में कोहरे की तुलना में अधिक नमी होती है। धुंध में ज़्यादा जो नमी है वो होती है, जो उसमें मॉइस्चर है ज़्यादा होता है। इन मिस्ट ईच न्यूक्लियाई कंटेन्स थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर। तो धुंध में प्रत्येक नाभिक में नमी की एक मोटी परत होती है, इतना ध्यान रखना है आपको। मिस्ट आर फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन्स एज द राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप्स मीट्स अ कोल्ड सरफेस। तो देखो, मिस्ट की जो कंडीशन होती है, जब कोल्ड एयर वार्म एयर के साथ मिलती है तभी ज़्यादा बनती है ये मिस्ट, धुंध जो बनती है। ठीक है, पहाड़ों पर धुंध अक्सर होती है क्योंकि ढलानों पर बढ़ती गर्म हवाएं ठंडी सतह से मिलती हैं। तो कोल्ड और वार्म जब एयर मिलती है तभी ये मिस्ट की कंडीशन पैदा होती है। ब्लिजार्ड इज़ अ सीवियर स्नो स्टॉर्म विद हाई विंड एंड लो विजिबिलिटी दैट लास्ट फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स। तो बर्फीला तूफान उच्च हवाओं और कम दृश्यता के साथ एक गंभीर हिमपात है जो कम से कम 3 घंटे तक रहता है। फ्रोस्ट की कंडीशन, फ्रोस्ट फॉर्म ऑन कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे जब कंडेंसेशन होता है तब ये कंडीशन बनती है फ्रॉस्ट की। द ड्यू पॉइंट इज़ एट बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जो ड्यू पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है जब बनती है फ्रॉस्ट की कंडीशन। ठंडी सतहों पर ठंड बनती है जब संघनन हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, यानी ओस बिंदु हिमांक बिंदु पर या उससे नीचे होता है, ड्यू पॉइंट जो होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 18। श्रद्धाना
क्रिश्चियन फेयर इज़ हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको मेले भी ध्यान रखने हैं, कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। अली अकबर खान वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग घराना। तो अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे मयार घराना, मैहार घराना। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब जो कियाराना घराना है, देखिए अली अकबर खान वॉज द वर्चुओजो सरोद, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि सरोद से अली अकबर खान एसोसिएटेड विद, तो ये सरोदिस्ट हैं, सरोद से इनका संबंध है, इंस्ट्रूमेंट जो है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। कियाराना घराना ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक वाज फाउंडेड बाय, तो कियाराना घराना जो है उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, तो इन दोनों का नाम ध्यान रखना है, फाउंडर थे कियाराना घराना के। ठीक है, उसके बाद जो ग्वालियर घराना है हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, फाउंडेड इन द मिड 16 सेंचुरी, किसने, नतन पीर बख्श एंड नथे खान ने। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, किसने फाउंड किया था, या फिर आ जाएगा एसोसिएटेड, ग्वालियर घराना से एसोसिएटेड नाथन पीर बख्श और नाथे खान। तो सभी शिफ्टों में इतने ज़्यादा घराने पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे जब इन सीरीज़ को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जितने भी घराने रिपीटेड है मोस्टली, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, कियाराना घराना का फाउंडर कौन थे, इसके पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ग्वालियर घराना का भी ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स क्रिएटेड रीजनल डिस्पैरिटी बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया। फार्मर्स जो थे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानता पैदा की थी। तो ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि देखिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, ये मैं आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूँ बस। ठीक है भाई, तो कुछ ऐसे है ना, ऐसे है, ये है अपना भारत का मैप थोड़ा सा। देखिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ था ना, वो इस वाली बेल्ट में हुआ था, हरियाणा, पंजाब, है ना, और इधर वेस्टर्न यूपी में। तो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड थी भाई, फर्टाइल लैंड थी, प्रॉस्पेरस फार्मर्स थे, तो यहाँ पे ही ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि उस टाइम पे हमें नीड थी फूड ग्रेन्स की, फूड ग्रेन्स की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनिशिएट किया ग्रीन रिवॉल्यूशन को, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिले। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो प्रोडक्शन थी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। ठीक है, जो उसकी फूड ग्रेन्स की जो इम्प्रूवमेंट था उसमें काफ़ी हुआ, और उनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1960-67 के आसपास। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, और ये हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में था, फर्टाइल लैंड थी, किसान प्रॉस्पेरस थे, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे सही लगा, तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया। तो यहाँ पे हाई यील्डिंग, तो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से डिस्पैरिटी आ गई थी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का जो इंट्रोडक्शन है वो किया गया था, फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ किया गया था, मैकेनाइजेशन किया गया था। ठीक है, क्योंकि प्रॉस्परस किसान थे, वो झेल सकते थे, अगर बाई चांस ये फेल हो जाता तो यहाँ के किसानों में झेलने की उसे ताकत थी, तो मार्जिन जो किसान थे वो काफ़ी ज़्यादा लैंड थी उनके पास। ठीक है, तो ये हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स का इंट्रोडक्शन किया गया था, और मैकेनाइजेशन भी था, और इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, ये सब इंट्रोड्यूस की गई थी इसमें, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं इंडिया में वो कौन थे, तो MS स्वामीनाथन। और जो वर्ल्ड के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और येलो रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। जो येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, पर्टिकुलरली मस्टर्ड और सीसम सीड से। तो ऑयल सीड से का प्रोडक्शन से रिलेटेड है जो येलो रिवॉल्यूशन है, ऑयल सीड एंड ऑयल सीड में मस्टर्ड एंड जो सीसमे के जो सीड्स होते हैं उनसे। पिंक रिवॉल्यूशन है मीट और पोल्ट्री प्रोडक्शन से, मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से। और ब्लू रिवॉल्यूशन है मूवमेंट ऑफ द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिशरीज रिसोर्सेज।
तो ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। इनसे एसोसिएशन येलो, पिंक एंड ब्लू। येलो ऑयल सीड, पिंक मीट एंड पोल्ट्री, ब्लू फिश प्रोडक्शन से। ग्रीन रेवोल्यूशन और जो है ग्रेन प्रोडक्शन से, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एलाकराडी नृत्य, जो एलाकराडी डांस है ऑफ केरला इज़ परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो केरल का एलाकराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है इरुलार ट्राइब्स, जो कि केरला की आपको ध्यान रखनी है। इरुलार ट्राइब्स कहाँ हैं, केरला में है। तो ये सारी ट्राइब साउथ इंडिया में ही है। कुरुम्बा ट्राइब, आदियन ट्राइब और मालवियन ट्राइब केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में ही है ये सारी जो ट्राइब हैं। कुरुम्बा जो ट्राइब है इज़ फाउंड इन द इंडियन स्टेट कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। और पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी के अंडर आती है ये याद रखना है आपको। पीवीटीजी कितने हैं, पीवीटीजी जो हैं पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कितने हैं इंडिया में, 75 में, याद रखना है आपको। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्टेटस दिया है जो पीवीटीजीज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एंड आर नोन फॉर देयर हंटिंग एंड बर्ड कैचिंग। तो इनका काम है हंटिंग करना, बर्ड कैचिंग, और ये एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। तो इनके बारे में याद रखना है। पीवीटीजीज के 75 ग्रुप्स हैं। पीवीटीजीज जो हैं कितनी हैं, 75 हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है भैया, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो इनके पीवीटीजीज में थोड़ा सा देखो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एजुकेशन, हेल्थ और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इनकी सुधारी जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है। कई बार ऐसे वर्ड होते हैं भाई वो निकलते ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना है वर्डों को देख के। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई लिखी हुई हैं। तो आप कभी मेरे वर्डों पे जाओ कि भैया आपने गलत बोल दिया, तो आप भी थोड़े समझदार हो तो यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं, है ना। सबके पास आंखें हैं, कान हैं सुनने के लिए, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन गलती किसी से भी हो सकती है ना, तो जल्दी जल्दी में कई बार जो वर्ड है वो गलत भी निकल सकता है, तो आप प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मेन बात है हमारा क्वेश्चन समझ आना चाहिए और सही होना चाहिए बस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका जो शेप होती है वो ये है। और क्लोरोप्लास्ट देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट और एल्गी में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल होता है इसमें, और ट्रैप करता है सनलाइट को, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, एंड थ्रू द फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसे कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस द ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है जिससे हम सांस लेते हैं, और स्टार्च जिसे हम खाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों में शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट ऐसे अंग होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन का उत्पादन करती है जिससे हम सांस लेते हैं, और स्टार्च जो हम खाते हैं। ये हिंदी वालों के लिए देख लो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग जनरली यूज टू हेड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्याज। तो निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। तो कौन था भाई जो हेड होता था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसमें देखिए जो जो रॉयल फैमिली के प्रिंस होते थे, जो राजकुमार होते थे, राजकुमार, वो ही हेड करते थे इसे, जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसका आंसर है कुमार। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। समहर्ता क्या होते थे, चीफ टैक्स कलेक्टर होते थे, चीफ टैक्स कलेक्टर। ठीक है भाई। और प्रस्थी में देखिए ये इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन होता है जो प्रेज करता है, जो बढ़ाई करता है ना, जो राजा या रूलर की बारे में बढ़ाई करता है, उसके प्रेज के बारे में कुछ लिखता है उसके सम्मान में। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। और दंडपाल ये आर्मी से रिलेटेड है, स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी।
जो रूलर की स्ट्रेंथ है, पावर है, वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। वर्ड एसोसिएशन में अगर आगे दिख जाए तो क्वेश्चन आपको कर देना है, इसका ध्यान रखना है। समहर्ता पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी इज एसोसिएटेड विद, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जुड़ी है। तो ये किससे? तो चेस से। अभी चेस से एक और है डी केस, तो ये बन गए हैं वर्ल्ड चेस चैम्पियंस। अभी बने हैं इन्होंने चाइना के लेरेन करके कुछ नाम है उनका, उन्हें हराया है। तो डी केस आ सकता है क्वेश्चन। तमिलनाडु चेन्नई से हैं ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई स्टेट पूछ रहा है और जहाँ पे रहते हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके बारे में पूछ रहा है। चेन्नई तमिलनाडु से हैं ये। ठीक है, डी केस। और यंगेस्ट है, सबसे कम उम्र के 18 ईयर्स शायद इनकी एज है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। डी गुकेस, तमिलनाडु, चेन्नई, वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। अभी ये वर्ल्ड के चेस के चैम्पियन हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन कंपोनेंट इन मिल्क बोथ quantitatively and nutritionally that accounts for about 80% of the total proteins in bovine milk। तो दूध में मात्रात्मक और पोषण दोनों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है जो गोजातीय दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% है? तो वो है कैसीन। तो आपको ध्यान रखना है ये जो प्रोटीन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो एसएससी सीजीएल 2024 में 19 सितंबर को थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो आप रिवीजन करते रहिए, और जो जितनी भी मैंने ये हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस या फिर आरपीएफ सबकी जो लिस्ट है, जो सीरीज़ है, वो मैंने उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उन सबको देखिए और इस सीरीज़ का भाई फ़ायदा उठाइए आप ज़्यादा से ज़्यादा। प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, और जो लेक्चर आने वाले हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इस सीरीज़ से। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, है ना, और ना ही छोड़ूंगा मैं। और आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। आपको एक क्वेश्चन में या 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना पॉसिबल सॉल्यूशन है एग्ज़ाम के लिए उतना मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।